Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगिड, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी आरोह पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 कविता के बहाने से। बच्चों, यह जो आपका पाठ है, पाठ 3 कुंवर नारायण की कविता है, यह कविता के बहाने से। बच्चों, आपका जो पाठ है इसमें 2 कविताएं दी गई हैं। पहली है कविता के बहाने से और दूसरी है बात सीधी थी पर। इसमें आपके सिलेबस में इस साल केवल कविता के बहाने से कविता ही आ रही है, तो हम इसी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके कवि का नाम है कुंवर नारायण और सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय जानेंगे। कवि परिचय। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। अल्प आयु में ही, यानी जब ये बहुत कम आयु के थे, तभी इनकी माता और बड़ी बहन की टीबी से असामयिक यानी अचानक से मृत्यु हो गई। आचार्य नरेंद्र देव और आचार्य कृपलानी के सानिध्य में रहने से इनके हृदय में साहित्य और दर्शन के प्रति गहरी रुचि जागृत हुई। इसलिए ये इंटरमीडिएट तक विज्ञान के विद्यार्थी रहे, लेकिन फिर अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। यद्यपि इन्होंने काव्य रचना अंग्रेजी में प्रारंभ की, किंतु शीघ्र ही ये हिंदी लेखन की ओर उन्मुख हुए, यानी जल्दी ही ये हिंदी साहित्य में भी लिखने लगे। साहित्य सृजन के साथ साथ ये मोटर उद्योग के अपने पैतृक व्यवसाय से जुड़े रहे। भिन्न भिन्न देशों की यात्रा के दौरान ये अनेक लेखकों से मिले और उन देशों के साहित्य का अनुवाद करने के लिए प्रेरित हुए। 1966 में इनका विवाह भारती गोयंका से हुआ। इनके पुत्र अपूर्व नारायण ने इनकी अनेक कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। अब है बच्चों इनका साहित्य परिचय। कुंवर नारायण ने वर्ष 1950 के लगभग काव्य लेखन का श्री गणेश किया था, यानी कुंवर नारायण ने 1950 के करीबन काव्य लिखना प्रारंभ किया था। 1956 में इनका प्रथम काव्य संग्रह चक्रव्यूह प्रकाशित हुआ। अज्ञेय द्वारा 1959 में संपादित तीसरा सप्तक इनकी कविताओं को सम्मिलित किया गया। 1965 में प्रकाशित इनका प्रबंध काव्य आत्मजयी अत्यंत लोकप्रिय हुआ। ये युग चेतना, नया प्रतीक और छायानट पत्रिकाओं के संपादन मंडल के प्रतिनिधि भी रहे हैं। कुंवर नारायण बहुभाषाविद और बहुमुखी साहित्यकार है। बहुभाषाविद यानी बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता हैं और बहुमुखी प्रतिभाकार साहित्यकार हैं ये। इनकी काव्य रचनाओं में व्यर्थ की जटिलता, समाचार पत्रों का उथलापन या वैचारिक धुंध के स्थान पर संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन दिखलाई देता है। उनमें यथार्थ की कर्कशता के साथ साथ उसका सहज सौंदर्य भी विद्यमान है। कर्कशता का अर्थ होता है कड़वापन। तो जो वास्तविक जो स्थिति है, वास्तविक जो सच्चाई है, उसके साथ साथ सहज सौंदर्य भी इनकी कविताओं में, इनके लेखों में विद्यमान होता है। कुंवर नारायण इतिहास और मिथक के लेंस से वर्तमान को देखते हैं। मिथक का अर्थ होता है बच्चों झूठ। जो भी झूठे बातें हैं उसको भी यहाँ वर्तमान में देखते हैं तथा भाषा का प्रयोग सरल और स्वाभाविक अंदाज में करते हैं। इनकी रचनाएं हैं बच्चों। कुंवर नारायण मुख्य रूप से कवि हैं, किंतु साथ ही साथ इन्होंने चिंतनपरक लेख, निबंध, कहानियाँ, डायरी और कई समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्होंने फ्रांसीसी कवि मलारमे और वैलेरी, यूनानी कवि कवाफी और स्पेनिश कवि ब्रोर्खसे की कविताओं का अनुवाद भी किया है। इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि इनके काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। इनका कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। इन्होंने 2 प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, आत्मजयी, वाजश्रवा और वाजश्रवा के बहाने। ये इनके 3 प्रबंध काव्य हैं। इन्होंने कुछ समीक्षाएं भी की हैं, जैसे आज और आज से पहले,
मेरे साक्षात्कार, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ। बच्चों अब इनके पुरस्कारों की जानकारी प्राप्त करते हैं। कुंवर नारायण के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं को 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त इन्हें वर्ष 2005 के ज्ञानपीठ पुरस्कार और वर्ष 2009 में पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया जा चुका है। ये विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय लेखक के रूप में इटली का प्रीमियो फेरेनिया सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। इन्हें वारसा यूनिवर्सिटी पोलैंड द्वारा मानद पदक से नवाजा जा चुका है, यानी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इन्हें निम्न पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं, जैसे व्यास सम्मान, कबीर सम्मान, लोहिया सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, शलाका सम्मान, इलाहाबाद से डीलिट की मानद उपाधि इन्हें दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है और केरल सरकार द्वारा कुमार आशान पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। अब बच्चों अब हम देखते हैं आज की कविता। तो बच्चों आपके सिलेबस में इस बार आपकी दोनों कविताओं में से पहली कविता आएगी जिसका नाम है कविता के बहाने। बच्चों ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कविता की श्रेष्ठता को बताया गया है कि कविता का जो क्षेत्र होता है वो कितना व्यापक होता है, कितना विस्तृत होता है। और इस बात को बताने के लिए कवि ने यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण उन्होंने चिड़िया का दिया है, दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है फूलों की मुस्कान का, और तीसरा उदाहरण दिया है बच्चों की क्रीड़ा का। तो इस प्रकार तीनों पद्यांश में उन्होंने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से कविता की व्यापकता को, उसकी विशिष्टता को और उसकी सर्वव्यापकता को बताया गया है कि कविता का कितना अधिक महत्व होता है। तो इसका पहला पद्यांश है बच्चों, कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। बच्चों इसमें केवल एक ही शब्दार्थ है, माने। जो माने शब्द है उड़ने के माने, माने का अर्थ होता है अर्थ या तात्पर्य। यह जो कविता है बच्चों, प्रस्तुत काव्य जो है, इसकी पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में सम्मिलित कविता के बहाने नामक कविता से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश नई कविता के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य संग्रह इन दिनों में मूल रूप से संकलित किया गया है। इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया से करते हुए कविता की उड़ान को अधिक प्रभावी और व्यापक और असीम रूप से प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर नील गगन में यानी नीले आसमान में उड़ान भरती है, उसी प्रकार कवि की कविता भी कल्पना के पंख लगाकर ऊंची ऊंची उड़ानें भरती है। जैसे बच्चों चिड़िया के पंख होते हैं और वो अपने पंखों के माध्यम से कई दूरी तक, बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरती रहती है, वहीं कवि ये कहते हैं कि जो उनकी कविता है वो भी कल्पना रूपी पंखों को लगाकर नित्य नई नई ऊंचाइयों को छूती रहती है, जिसमें उसमें नए नए भावों, विचारों और रंगों का समावेश होता है। जैसे चिड़िया नई नई ऊंची ऊंची जगह पर, अलग अलग जगह पर अपनी उड़ान भरती रहती है, वैसे ही कविता भी नए नए भावों के द्वारा, नए नए विचारों के द्वारा और विभिन्न तरह तरह के रंगों का समावेश करके एक नई ऊंचाई को छूती है। एक छोटी सी चिड़िया जो एक निश्चित सीमा के बाद उड़ भी नहीं पाती, वह कविता की उस उड़ान को भला कैसे जान सकती है। यानी जो चिड़िया है उसकी उड़ान सीमित होती है, वो केवल सीमित समय तक, सीमित जगह पर ही, सीमित ऊंचाई तक ही उड़ सकती है, लेकिन जो कविता की उड़ान होती है उसे कवि ने असीमित बताया है। कवि कह रहे हैं कि जो कविता है उसकी उड़ान असीमित होती है, वो कितनी भी ऊंचाइयों तक उड़ सकती है। इसके अलावा चिड़िया घर के बाहर, भीतर, घर के
इस घर से उस घर तक उड़ान भरती है, किंतु वह सब जगह उड़ान नहीं भर सकती, वो कुछ सीमित जगहों पर ही उड़ान भर सकती है। जबकि कविता की जो उड़ान है वो सभी स्थानों पर संभव है। वह घर के अंदर भी संभव है, कई बार चिड़िया घर के अंदर नहीं जा पाती, लेकिन कविता जो है वह सबके घरों के अंदर जा सकती है, वह प्रत्येक लोगों के मन के अंदर भी समा सकती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो चिड़िया है वो सब जगह उड़ान नहीं भर सकती, लेकिन कविता की उड़ान सभी स्थानों पर संभव है। कल्पना के पंख लगाकर कविता कभी समाज के घर घर में प्रवेश करती है, तो कभी मानव मन के भीतर भी प्रवेश कर जाती है। अतः चिड़िया भला क्या जाने कि कविता की उड़ान कितनी व्यापक या कितनी विस्तृत होती है। तो बच्चों, इस प्रकार उन्होंने कवि ने व्याख्या दी है। अब इस कविता के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इसमें बताया गया है कि कवि ने चिड़िया के बहाने कविता को कल्पना की उड़ान के रूप में प्रस्तुत किया है। चिड़िया अपने शारीरिक अंग रूपी पंखों के सहारे उड़ान भरती है, तो कविता कवि की कल्पना और भाव रूपी पंखों के सहारे उड़ान भरती है। चिड़िया की उड़ान प्राकृतिक और असीम होती है, वह खुले आसमान में विचरण कर सकती है, किंतु हृदय की सूक्ष्म भावनाओं में उसका प्रवेश नहीं हो सकता। बल्कि कवि की जो कविता है उसकी उड़ान पक्षियों की उड़ान से कहीं अधिक ऊंची होती है, क्योंकि वह हर जगह, हर मानव हृदय में भी प्रवेश कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर एक पंक्ति बताई गई है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता वहाँ पर भी कवि और कवि की कविताएं पहुँच सकती हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने भी फूलों और पक्षियों की तुलना में मानव को अधिक सुंदर कहा है। उनकी ये पंक्तियां हैं कि सुंदर है सुमन, यानी फूल सुंदर है, पक्षी सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर कौन है? मानव। मानव तुम सबसे सुंदरतम हो, क्योंकि मानव मन की जो भावना है वो सबसे असीम होती है। चिड़िया की उड़ान के विपरीत कविता में भावों और विचारों की उड़ान किसी भी सीमा के बंधनों से मुक्त होती है। यहाँ पर भाषा के बारे में बताया गया है कि कविता की जो भाषा वो सरल, सहज और प्रभायुक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। खड़ी बोली हिंदी को कहा जाता है बच्चों। सामान्य रूप से प्रचलित शब्दों के प्रयोग में कविता का अपना अर्थ सरलता पूर्वक पाठकों को संप्रेषित कर सकते हैं, यानी कि आसानी से पाठकों को बता सकते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, पंक्ति में काकु वक्रोक्ति अलंकार और प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। चिड़िया की उड़ान को कविता की उड़ान से सीमित व तुच्छ माना गया है, यानी कविता की उड़ान को ज़्यादा विस्तृत बताया गया है, जिसमें यहाँ व्यतिरेक अलंकार का सहज सौंदर्य आ गया है। चिड़िया क्या जाने वाक्यांश में जो तिरस्कार भाव परिलक्षित हो रहा है वह अत्यंत मनोरम व प्रभावशाली है। कविता के पंख में रूपक अलंकार का दर्शनीय प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कविता के पंख यानी कविता रूपी पंख बताया गया है। कविता के उड़ने के अर्थ में मानवीय कलर अलंकार का विधान कवि की समृद्ध कल्पना शक्ति का परिचायक है। तो बच्चों, यह है आपका प्रथम पद्यांश का भावार्थ। अब हम दूसरा जो भावांश है वो देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना बुरझाए फूलों महकने के माने फूल क्या जाने। अब बच्चों, ये जो दूसरा पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश में फूलों के माध्यम से कविता की महत्व को बताया गया है कि फूलों से भी ज़्यादा कौन महकती है? कविता महकती है। तो इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं। खिलना, आप जानते हो खिल रहे हैं फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर यानी घर के बाहर या घर के अंदर, फूलों के अंदर फूलों के बाहर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए, मुरझाना महकने, महकना मतलब सुगंध बिखेरना, माने का मतलब होता है अर्थ या तात्पर्य। तो जो प्रस्तुत काव्यांश है
प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कविता की सृजन यानी रचनात्मक प्रक्रिया और उससे प्राप्त होने वाले आनंद को फूलों के खिलने से तुलना की है। उसकी कविता को फूलों से भी अधिक स्थायी और व्यापक सुगंध से युक्त बताते हुए उन्होंने कविता की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है। कवि कहते हैं कि फूलों को खिलता हुआ देखकर कवि के हृदय में भी कविता खिलने लगती है। जब वह बाग बगीचों में पेड़ पौधों पर फूलों को खिलते हुए देखते हैं तो जैसे फूल खिलते हैं वैसे ही कवि के मन में कविताएं खिलती है, यानी कविता लिखने के नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। वह नए नए भावों एवं विचारों की सुगंध और सौंदर्य से भर जाती है, यानी उनका मन जो है वह नए नए विचारों से, नए नए भावों की सुगंध से भर जाता है तथा यह लोगों को आनंदित करती है। लेकिन इन दोनों के खिलने में एक सूक्ष्म अंतर है। फूल भी खिलते हैं और कवि के हृदय में कविताओं रूपी फूल भी खिलते हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा अंतर है कि फूल एक दिन खिलकर मुरझा जाता है और उसकी सुगंध तथा रूप भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कविता जो है वो एक बार खिलने के पश्चात अर्थात शब्दों के रूप में कविता अभिव्यक्ति प्राप्त कर लेने के बाद फिर कभी मुरझाती नहीं है। यदि कविता एक बार सृजित हो जाती है, एक बार खिल जाती है तो उसके बाद वो कभी नहीं मुरझाती है, बल्कि जीवन भर वो उसी प्रकार खिली हुई ही रहती है। यह नए नए सूक्ष्म और व्यापक अर्थ ग्रहण करके निरंतर विकसित होती रहती है और इस प्रकार यह अमर हो जाती है। किंतु बेचारे जो फूल है उसका बोध अत्यंत सीमित होता है। वो एक सीमित समय के लिए खिलता है और उसके बाद मुरझा जाता है। वो कुछ समय के लिए ही अपनी सुगंध बिखेर सकता है, अपने सौंदर्य को प्रकट कर सकता है, लेकिन उसके बाद समय पूरा होने पर वो मुरझा जाता है। लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं होता है, अतः वह कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। फूल एक दिन अपनी सुगंध एवं सौंदर्य खो बैठता है, किंतु कविता बिना मुरझाए हर घर द्वार पर और घर के बाहर भी और घर के अंदर भी अपने भावों और विचारों की सुगंध बिखेरती रहती है। अतः कविता के खिलने का मर्म बेचारा फूल भला क्या जाने, अर्थात कविता का किस प्रकार खिलती है इस मर्म को यानी इस भेद को बेचारा फूल समझ नहीं पाता है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं बच्चों। एक बार खिलने के पश्चात कविता चिरकाल यानी लंबे समय तक लोगों को अपने भावों और विचारों की सुगंध से आनंदित करती रहती है। फूल केवल सीमित क्षेत्र को ही महका पाता है, जबकि कविता मानव के बाह्य और आंतरिक दोनों जीवन को सुगंधमय कर देती है। अपनी कविता मुरझाया फूल में महादेवी ने भी फूलों से प्रश्न किया था। एक उसी के फूलों के माध्यम से जो प्रश्न किया था उसी को यहाँ बताया गया है कि कर रहा अटकेलिया इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। यहाँ पर भी फूलों की विशेषता बताई गई है। कवि का जो महादेवी वर्मा है वो कह रही है कि जब तुम खिल रहे थे, जब फूलों के बारे में कहा गया है कि जब तुम खिलकर अटखेलियाँ कर रहे थे उद्यान में, तब क्या तुम्हें तुम्हारे अंत का दृश्य ध्यान में आया था कि एक बार जब तुम वापस मुरझा जाओगे यानी जब तुम्हारा अंत समय आ जाएगा तब तुम धरा पर किस तरह सूखे हुए मुरझाए हुए पड़े रहोगे और किस तरह तुम्हारी जो सुगंध है वो भी समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा जो मुख है वह पूरी तरह से मुरझा जाएगा। तो इसी प्रकार एक फूल का अलग उदाहरण यहाँ दिया गया है जो महादेवी वर्मा ने भी फूलों के ऊपर टिप्पणी की है। सुमित्रा नंदन पंत की वही पंक्ति यहाँ पर दोबारा आई है जो हमने पहले पढ़ी थी। सुमित्रा नंदन पंत ने भी फूलों और पक्षियों की तुलना में मनुष्य को कहीं अधिक सुंदर कहा गया है। अमेरिकी कवि लॉरेंस फेर्लिगेटी ने भी काव्य को अमर बनाते हुए निम्नलिखित पंक्तियां बताई है, जैसे पोएट्री इज द एटर्नल ग्रेफिटी रिटन इन द
हार्ट ऑफ एवरीवन, अर्थात कविता प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अंकित एक शाश्वत अभिलेख है। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि जॉन कीट्स ने भी लिखा है कि इस धरती की कविता कभी नष्ट नहीं होती। यहाँ पर कविता की भाषा के विषय में बात की गई है कि उसकी भाषा सरल, सुबोध और प्रभावयुक्त खड़ी बोली है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, पंक्ति में काकु वक्रोक्ति अलंकार का और प्रश्न अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। फूलों के खिलने को कविता के खिलने से तुच्छ माना गया है। जैसे कि पहले पद्यांश में चिड़िया की उड़ान को तुच्छ माना गया था, उसी प्रकार यहाँ फूलों के खिलने को कविता के खिलने से तुच्छ माना गया है। अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। फूल क्या जाने में उपेक्षा का भाव है, वह अत्यंत प्रभावी एवं हृदय स्पर्शी है। कविता के खिलने में मानवीकरण अलंकार का विधान करके कवि ने अपनी कल्पनाशीलता को बताया है। बहाने, जाने माने जैसे तुकांत शब्दों से काव्य में एक अनूठा सौंदर्य आ गया है। बाहर भीतर, इस घर उस घर युग्म शब्दों में र वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार बताया गया है। खिलना भला फूल क्या जाने में ल वर्ण तथा मुरझाए महकने के माने में म वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का समावेश हो गया है। प्रश्न शैली प्रयुक्त होने से काव्य अत्यंत रोचक एवं सजीव बन गया है। कविता न तो गेय है, न तो गाने योग्य है, न ही छंदों से बद्ध है, किंतु इसमें तुकांतता यानी तुकांत शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाव की लय का अद्भुत मिश्रण हमारे मन को आकर्षित करता है। तो बच्चों, ये है आपका दूसरा पद्यांश। अब हम देखते हैं कविता का तीसरा पद्यांश और अंतिम पद्यांश। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो बच्चों, ये जो अंतिम पद्यांश है, इस पद्यांश में बच्चों के माध्यम से यानी छोटे बच्चों के माध्यम से कविता की व्यापकता को बताया गया है। कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि चिड़िया और फूल से तुलना करके कविता की श्रेष्ठता दर्शाने के पश्चात कवि ने प्रस्तुत काव्यांश में कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। इसमें शब्द आए हैं जाने। जाने का अर्थ होता है बच्चा ही जाने, जाने का अर्थ है समझे, और एक करना, एक कर देने के माने, माने का अर्थ या तात्पर्य होता है, और एक करना यानी एक समान मानना। तो ये यहाँ पर शब्दार्थ आए हैं बच्चों। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि बच्चों के खेल की भांति कविता भी एक खेल है, जिसमें कवि भावों, विचारों और शब्दों के साथ खेलता है। जैसे बच्चे अपना समूह बना के या विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, उसी प्रकार जो कवि है वो भी विभिन्न भावों, विचारों और शब्दों के साथ अलग अलग कविताएं करके खेल खेलता है। बच्चों के खेल के नियम और सीमा के बंधनों से मुक्त होते हैं। कविता भी इसी प्रकार एक उन्मुक्त क्रीड़ा है, यानी एक उन्मुक्त स्वतंत्र खेल है। बच्चे अपने पराये के भेदभाव से रहित होकर कभी घर के भीतर तो कभी घर के बाहर और कभी एक घर से दूसरे घर में भागते फिरते हैं और अलग अलग प्रकार के खेल खेलते रहते हैं और सबको अपना बना लेते हैं। वे अपने खेलों से सब घरों को एक कर देने का संदेश देना चाहते हैं। यह तो बच्चे ही भली भांति जानते हैं कि क्या वो ये संदेश देना चाहते हैं कि सब एक समान हैं और सब एक हैं। तो यह बच्चे भली भांति जानते हैं। काव्य सृजन में के समय कवि भी संकुचित भेदों के बंधन से ऊपर उठ जाता है। जब वो काव्य सृजन करता है यानी काव्य की नई नई रचनाएं करता है, तब वह भी इन भेदों से परे हो जाता है। वो इन सब बंधनों से ऊपर उठकर अपनी काव्य रचना करता है। शब्दों के माध्यम से वह कभी अपने मन के तो कभी बाह्य संसार के, कभी अपनों के तो कभी परायों के भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। बच्चों की तरह कविता सबके साथ आत्मीयता स्थापित कर लेती है और सार्वदेशिक बन जाती है, यानी सभी जगह सुनने योग्य बन जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर बच्चों के माध्यम से कविता की विशेषता को समझाया गया है। अब हम देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। बच्चा सीमा के बंधन में रहना नहीं जानता,
इसी प्रकार कविता भी देश काल के बंधनों से मुक्त रहते हुए स्वच्छंद क्रीड़ा करती है। कविता को उन खिलाड़ी बच्चों के समान कहा गया है जो खेल में अपने पराये का कोई भेद नहीं करते और जिन्हें सभी घर अपने प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार बच्चों में विकास की असीम संभावनाएं छिपी होती हैं, उसी प्रकार कविता में भी अर्थ की व्यापक संभावनाएं निहित होती हैं। काव्य सृजन करते समय कवि की चेतना का विस्तार होता है और उसे समूचा संसार अपना प्रतीत होने लगता है। इस कारण कविता सर्वजन हिताय यानी सभी लोगों के लिए हित करने वाली, भला करने वाली बन जाती है। बच्चा ही जाने वाक्यांश के द्वारा कवि ने बच्चों में पाए जाने वाली स्वाभाविक निश्चलता और आत्मीयता के प्रति सम्मान दर्शाया है। अब इसका भाषा के सौंदर्य के बारे में बात करते हैं कि भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं प्रभावशील खड़ी बोली है। सामान्य शब्दों के प्रयोग से कथ्य की अभिव्यक्ति सरल हो गई है। कविता एक खेल है में रूपक अलंकार का सौंदर्य दिखाई देता है। सब घर एक कर देने के माने में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब एक कर में र वर्ण की आवृत्ति तथा बच्चों के बहाने में ब वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्नात्मक शैली से काव्य में रोचकता और सजीवता आ गई है। बहाने, माने, जाने जैसे तुकांत शब्दों से काव्य में अनुपम सौंदर्य आ गया है। कविता छंद के बंधन से मुक्त है और गेयता से रहित है, यानी गाने योग्य नहीं है, लेकिन इसमें तुकांतता और भाव की लय का मधुर मिश्रण किया गया है। कविता शांत रस से सराबोर है। तो बच्चों, यह जो कविता है, हम इसका सार एक बार पुनः देख लेते हैं। कविता के बहाने सुप्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण के काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। आधुनिक युग में बढ़ती हुई यांत्रिकता के कारण कविता के अस्तित्व पर आशंका मंडराने लगी है। प्रस्तुत पद्य में कविता के अस्तित्व के प्रति विश्वास व्यक्त किया गया है। वहीं कविता की असीम संभावनाओं की भी खोज की गई है। वास्तव में कविता के बहाने एक ऐसी खोज परक यात्रा है जो चिड़िया से शुरू होती हुई फूल पर से होते हुए बच्चे पर जाती है और वहां अपार संभावनाएं टटोलती है। चिड़िया की उड़ान और फूलों का विकास अपनी सीमाओं से आबद्ध है, यानी अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, लेकिन बच्चे की जो रचनात्मक ऊर्जा और कवि की कल्पना शक्ति असीम है। बच्चों के खेल सीमाओं के बंधन से पूरी तरह मुक्त होते हैं। कविता भी शब्दों की क्रीड़ा है जिसमें जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी खिलौने मात्र हैं। इसलिए रचनात्मक ऊर्जा के समक्ष सभी सीमाएं स्वयं बिखर जाती हैं, फिर चाहे वो देश काल से जुड़ी हो या फिर भाषा से। तो मुझे आशा है बच्चों कि आपको आज की यह कविता के बहाने से समझ में आ गई होगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।